रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क ऑन द कॉइल डिपेंड ओनली ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये कॉइल, अब कॉइल चाहे ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, अगर ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में है तो इस पर लगने वाला टॉर्क केवल इसमें फ्लो करने वाली करंट पर डिपेंडेंट है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट हो गया। गिवन कॉइल के लिए नंबर ऑफ टर्न्स, एक बार आपने कॉइल में 2000 टर्न बना लिए, फिक्स हो गया। एक बार कॉइल बना ली, इसका स्ट्रक्चर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है क्योंकि आपने वो मैग्नेटिक फील्ड एक सर्टेन मैग्नेट से प्रोड्यूस किया हुआ है। एक परमानेंट मैग्नेट से आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है, तो जो भी उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो फिक्स है। और रेडियल बना करके आपने इसके ओरिएंटेशन पर भी इंडिपेंड कर दिया। केवल किस पर डिपेंडेंट है? करंट। मतलब इसमें करंट आपने कम फ्लो करी तो ज्यादा कम घूमेगा, कम टॉर्क लगेगा, कम घूमेगा। ज्यादा करंट फ्लो कर दी, ज्यादा टॉर्क लगेगा, ज्यादा घूम जाएगा। इसके घुमाव, इसके टॉर्क, टॉर्क का मतलब टॉर्क, जितना ज्यादा टॉर्क होगा उतना ज्यादा घूम जाएगा। तो इसके घुमाव, एंगल ऑफ डेविएशन, जितना ये रोटेट कर गया, एंगल ऑफ रोटेशन, इसे मेजर करके आप करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। टॉर्क है, मैग्नेटिक फील्ड में है, करंट है, टॉर्क इस पर लग रहा है। यहां अभी आपका ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ कॉइल। प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पर लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम है या मिनिमम है? मिनिमम। और जब ये कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इस पर लगने वाला टॉर्क मैक्सिमम है। ठीक है, चलो ऐसे रखी हुई थी कॉइल, यहां रखी हुई थी ये, और इस पर आपने हल्की सी करंट फ्लो करी, टॉर्क लगा। वो टॉर्क लगा 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 लगा, घूम गई है, यहां तक घूम जाएगी। कितने टॉर्क पे यहां तक घूम जाएगी? जब आपने इसे फ्री कर रखा है रोटेट करने के लिए, तो इसे तो घूम ही जाना है, चाहे हल्का सा टॉर्क लगाओ या तकड़ा टॉर्क लगाओ। ये आपके खिड़की है, ये खिड़की का पूरा पार्ट है, पल्ला है। आप इसे एक उंगली से धकेल दीजिए, धीरे धीरे से घूम जाएगा पूरा। आप पूरे हाथ से पकड़ के देखिए, घूम जाए। तो अब ये कैसे पता लगेगा कि टॉर्क कितना लग रहा है इसके ऊपर? इसके लिए हमें यहां एक काउंटर टॉर्क देना पड़ता है। काउंटर टॉर्क, काउंटर टॉर्क कैसे देते हैं कि इस कॉइल के ऊपर यहां चिपका दी, एक स्ट्रिप चिपका दी, ऐसी पत्ती, इतनी चौड़ी नहीं, इतनी चौड़ी, पतली सी पत्ती, और इसे पतली सी पत्ती को यहां फिक्स कर दिया। अब आपने कॉइल में करंट पास की, कॉइल के ऊपर टॉर्क लगा, टॉर्क घूमने की कोशिश करे, कॉइल घूम गई। लेकिन ये जो स्ट्रिप है, ये एक काउंटर टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है इसको, जो वापस इसे अपनी ओरिएंटेशन में वापस लाने की कोशिश में है। आपने करंट फ्लो करी, टॉर्क इंड्यूस हुआ, टॉर्क लगा, किस पर लगा? कॉइल पर टॉर्क लगा, कॉइल अपनी जगह से घूमी, लेकिन इसका ऊपरी सिरा तो फिक्स कर रखा है ना आपने। साथ में क्या हो गया? स्ट्रिप में एक ऐठन आनी शुरू हो गई। स्ट्रिप में क्या आना शुरू हो गया? एक ऐठन आनी शुरू हो गई। ये जो ऐठन है, ये इसे प्रोवाइड कर रहा है रिस्टोरिंग टॉर्क। यहां इस पर लगने वाला टॉर्क केवल केवल डिपेंडेंट है करंट पर, लेकिन यहां जो टॉर्क है, जो काउंटर टॉर्क है स्ट्रिप का, ये किस पर डिपेंड है? अभी काउंटर टॉर्क कुछ भी नहीं, अब हल्का सा काउंटर टॉर्क, और ज्यादा काउंटर टॉर्क, और ज्यादा काउंटर टॉर्क, यानी जितना रोटेट करता चला जाएगा, जितनी इसमें ऐठन आती चली जाएगी, टॉर्शन बोलते हैं, जितना इसमें टॉर्शन आता चला जाएगा, उतना ही इसका टॉर्क बढ़ता चला जाएगा। आप सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि यहां से इसे हल्का सा अगर आपने घुमाना है तो हल्की सी दबाव से घूम जाएगा, अगर बहुत सारा घुमाना है तो फिर काफी तकड़ा दबाव चाहिए। शर्त यह है कि आपने ऊपर इसे फिक्स किया हुआ है। ठीक है, अब मैंने कहा कि यहां ये कॉइल इसके साथ चिपकी हुई है, कॉइल में आपने करंट हुई,
सपोज 1 यूनिट, 2 यूनिट का टॉर्क इसके ऊपर लगा, किसके ऊपर? करंट कॉरिंग कॉइल पर मैग्नेटिक टॉर्क, और उस 2 यूनिट के टॉर्क में इसे घुमा दिया, तो क्या होगा? इस पर जो टॉर्क लग रहा है, जो टॉर्शन है मेटल स्ट्रिप का, ये जितना ज्यादा घूमेगी उतना ही ज्यादा है। अब ये हल्की सी घूमी और यहां आकर के इस स्ट्रिप का अपोजिट टॉर्क और कॉइल पर लगने वाला मैग्नेटिक टॉर्क दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो अब कॉइल आगे इससे फर्दर नहीं घूम सकती। आपने कॉइल में और ज्यादा करंट फ्लो कर दी, मैग्नेटिक टॉर्क बढ़ गया, मैग्नेटिक टॉर्क जो कि कॉइल को घुमाने के मूड में है, घुमाने की कोशिश में, उस मैग्नेटिक टॉर्क ने कॉइल को और घुमाया, लेकिन स्ट्रिप के घूमते ही स्ट्रिप का अपना काउंटर टॉर्क और बढ़ गया। तो अब क्या होगा? थोड़ा ज्यादा घूमकर लेकिन रुक जाएगी कॉइल एक सर्टेन वैल्यू तक पहुंच करके। अगर आपने बहुत ज्यादा टॉर्क इंड्यूस कर दिया कॉइल में तो हो सकता है स्ट्रिप टूट जाए, मुड़ जाए, लेकिन एक सर्टेन रेंज के अंदर कॉइल पर लगने वाला टॉर्क डिपेंड है करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, और जो स्ट्रिप, मेटेलिक स्ट्रिप, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप होती है, ये कितना रिवर्स टॉर्क दे रही है, काउंटर टॉर्क कितना दे रही है, ये डिपेंडेंट है कि ये कितने एंगल पर घूम जाती है। एक सर्टेन रेंज के अंदर जब आप करंट फ्लो कर रहे हैं तो मैग्नेटिक टॉर्क, कॉइल पर लगने वाला मैग्नेटिक टॉर्क और फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का काउंटर टॉर्क आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, और वहां कॉइल रुक गई, वहां कॉइल क्या हुई? रुक गई। समझ रहे बात? कई जगह आपने अगर देखा हो तो यहाँ ये जो खिड़कियां हैं, खिड़की तो नहीं लेकिन जो डोर है, दरवाजे हैं, उनमें ऊपर एक सिस्टम लगा होता है, वो जो डोर को अपने आप बंद कर देता है, रिवर्स टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है वो। आप एक उंगली से आप हल्का सा दबाव डालिए, वो डोर क्लोजर अपना रिवर्स टॉर्क दे रहा, थोड़ा सा आपका टॉर्क घूम करके रुक जाएगा। आप पूरे हाथ से दबाव डालिए, थोड़ा और ज्यादा घूम जाएगा, एक सर्टेन लेवल तक काउंटर टॉर्क उसे रोक देगा कहीं ना कहीं पहुंच करके। बहुत ज्यादा टॉर्क हो जाएगा, आपने बहुत ही ज्यादा दोनों हाथों से पकड़ के धक्का लगा दिया तो पूरा का पूरा दीवार खुल जाएगा। आपके जो काउंटर टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है डोर क्लोजर, वो ओवरकम कर गया आपका टॉर्क। एक रेंज के अंदर जब तक आप करंट फ्लो करा रहे हैं यहां पर, तो क्या कंडीशन बनी रहेगी कि मैग्नेटिक टॉर्क और इस फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का टॉर्क, रिवर्स टॉर्क कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे को अपोजिट पड़ जाएंगे, ठीक है, और वहीं जाकर कॉइल रुक जाएगी। कॉइल में थोड़ा सा और करंट आपने पास किया तो मैग्नेटिक टॉर्क की वैल्यू और बढ़ी, और ज्यादा घूम गई, लेकिन इसके घुमाव के साथ साथ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप का रिवर्स टॉर्क, अपोजिट टॉर्क और बढ़ गया। फिर वो बढ़ा हुआ टॉर्क किसके इक्वल हो गया? नए बढ़े हुए मैग्नेटिक टॉर्क के इक्वल हो गया, और अब क्या बना? फिर से कॉइल वहीं आकर के रुक जाएगी। ठीक है, क्लियर इतनी बात? अब हम पढ़ते हैं कि इस पूरे अरेंजमेंट को कैसे यूज किया जाता है करंट मेजर करने के लिए। नाम है इंस्ट्रूमेंट का सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर। सस्पेंशन टाइप गैल्वेनोमीटर क्या है? बिल्कुल वही कंडीशन है जो आपको मैं बता रहा हूं। क्या? ये कॉइल है, कॉइल को आपने कहां रखा? नॉर्थ साउथ पोल्स के बीच में, जिनको आपने गड्ढा बना करके कर दिया है सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल कॉइल इसके बीच में रखी हुई है, और इस पूरी कॉइल को आपने इस पूरी कैविटी में, सिलिंड्रिकल कैविटी के अंदर लटका दिया। किससे लटका दिया? एक फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से आपने लटका दिया। ऊपर ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप फिक्स है, ऊपर से नहीं घूम सकती है, यहीं से घूमेगी नीचे से। ठीक है, इस फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप और यहां जहां ये कॉइल लगी हुई है, इस कॉइल के जोड़ पर आपने एक लगा दिया छोटा सा मिरर। बहुत पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं, अब ये सब यूज नहीं होता, अब ये सब चीजें यूज नहीं होती। इनसे ज्यादा सस्ती, इनसे ज्यादा एक्यूरेट बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन ये प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है। तो यहां फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप
और कॉइल पर आपने लगा दिया क्या, एक मिरर। अगर ये कॉइल घूमती तो मिरर भी घूमेगा ना इसके साथ साथ, मिरर पर, मिरर कॉइल पे चिपका हुआ है। इस मिरर के सामने आपने लगा दिया एक छोटा सा बल्ब, कॉनकेव मिरर है ये, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर की फोकस पॉइंट पर आपने बल्ब लगा दिया। कॉनकेव मिरर क्या काम करता है, फोकस से आने वाली लाइट रेज को पैरेलल बना देता है, जैसा कि आपकी नॉर्मल टॉर्च में होता है। सिंपल सी बात है, जो टॉर्च है वो एक कॉनकेव मिरर का ही एक सुधरा हुआ रूप है। उसकी फोकस पॉइंट पर आपका बल्ब लगा हुआ है, वो पैरेलल कर, ऐसे ही फोकस पॉइंट पर बल्ब लगा दिया तो जब ये घूमेगा तो इससे रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट भी, बीम घूम जाएगी जैसे जैसे घूमेगा। ठीक, स्ट्रॉन्ग बीम है ये। वो आपने आजकल वो कांवड़ में देखा होगा, वो कई सारी वो लाइट साथ लेकर चल रहे हैं और बड़ी तेज बीम उससे आसमान की तरफ निकलती, तो उसे आपने घुमा दिया, वो पूरी बीम घूम गई। तो यहां कॉइल के साथ साथ कौन, मिरर रोटेट करा, मिरर रोटेट करा तो इस मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली बीम भी सामने घूम गई, जहां भी वो बीम जा रही होगी। स्ट्रक्चर इसका क्या है, स्ट्रक्चर इसका क्या है, साइड व्यू बना रहे हैं हम। साइड व्यू में ये आपका नॉर्थ पोल, एक थोड़ा सा नीचे को बनाओ, ये नॉर्थ पोल। टॉप व्यू नहीं ले रहे हैं, ये कौन सा व्यू है, साइड व्यू। टॉप व्यू से देखने पर ये पोल्स कैसे होंगे, कार्व्ड होंगे। मतलब ये कार्व्ड है, सिलिंड्रिकल कैविटी बीच में बनी हुई है, ऊपर से यहां लगा के देखेंगे तो आपको गड्ढा दिखाई देगा सिलिंड्रिकल, लेकिन साइड से जब आप दिखाई दे रहे हैं तो केवल नॉर्थ पोल की ये लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन दिखाई दे रही है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में आपने क्या बना दी है, बीच में आपने लगा दी है एक कॉइल। हालांकि कॉइल में बहुत सारे टर्न्स होते हैं, 2000, 2500, 2200 टर्न होते हैं, या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप किस काम के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम कॉइल में सिर्फ 1.5 टर्न बना रहे हैं। ठीक है, ये यहां से बाहर निकाल लिया और इधर इसको बाहर निकाल लिया। यहां आपने इस पर लगा दी है एक फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। मैकेनिकल स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है इसका, लेकिन हम बिल्कुल सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये सपोर्ट है और सपोर्ट के ऊपर एक नॉब जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है, जैसे इसे बोलते हैं टॉर्शन हेड। यहां से थोड़ा सा घुमा करके इसको नल सेट किया जाता है। मेटल की स्ट्रिप है, कॉइल का एक सिरा सीधे इस स्ट्रिप पर जोड़ दिया और फिर क्या लगाया, फिर यहां इस जगह लगा दिया एक छोटा सा क्या, कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर हो गया, राइट, क्लियर है इतनी बात। उसके बाद क्या हुआ कि यहां से इस स्ट्रिप से एक तार बाहर निकाल लिया, मतलब ये करंट पहले स्ट्रिप में जाएगी और फिर कहां जाएगी, आपके कॉइल में जाएगी। और यहां से इसका एक टर्मिनल बना दिया T1, इसे पूरे इंस्ट्रूमेंट के बाहर निकाल लिया इस तार को। क्लियर है बात इतनी। उसके बाद आपने क्या किया, जो नीचे का इसका सिरा है, नीचे का इसका सिरा है, यहां भी आप इस सपोर्ट को प्रोवाइड करने के लिए आपने नीचे एक स्प्रिंग लगा दी और नीचे स्प्रिंग को आपने एक सिरा इसका फिक्स कर दिया। एक्चुअली जो ऐठन प्रोड्यूस होती है, टॉर्शन प्रोड्यूस होता है इस फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप में और इस स्प्रिंग में, दोनों मिलकर रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। ये कैसी स्प्रिंग है, ये ऐसी स्प्रिंग है, इस टाइप की। ठीक है, नीचे ये फिक्स है और ऊपर इस पे क्या सपोर्टेड है, इसके ऊपर सपोर्टेड है आपकी ये, यहां फिक्स है बिल्कुल चिपकी हुई एकदम। जब आपकी कॉइल घूमेगी तो उसके साथ साथ क्या होगा, इस स्प्रिंग के अंदर ऐठन प्रोड्यूस होगी। तो बहुत ही टाइट स्प्रिंग बन गई, मोटा तार है, ऐठन प्रोड्यूस होगी और जैसी वो टॉर्शन प्रोड्यूस होगा
स्प्रिंग वापस लाने की कोशिश करेगी। आप जो पेन वाली पेन में है आपके, उसका एक सिरा पकड़कर दूसरे सिरे को रोटेट कीजिए, छोड़ते ही वो वापस अपनी जगह आ जाएगा। केवल ये नहीं कि स्प्रिंग को दबाया या खींचेंगे, अगर उसे रोटेट भी आप करेंगे तो वापस अपनी जगह आ जाएगी। तो ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप जिससे ये सस्पेंडेड है, और नीचे स्प्रिंग जिस पर ये सपोर्टेड है। नीचे सपोर्टेड है स्प्रिंग पर, ऊपर फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से हैंग्ड है, सस्पेंडेड है। ये दोनों मिलकर टॉर्शन प्रोवाइड करता है, रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। इस स्प्रिंग से भी एक आपने तार बाहर निकाल लिया और यहां दूसरा टर्मिनल बना दिया आपने T2। और इस कॉइल के बीच में आपने क्या रखा हुआ है? कॉइल के बीचों बीच रखा हुआ आपने सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर। ये सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोर यहां आपने इसके बीचों बीच रख दी। ये सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी कहां से कहां है? मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर है आपका, कहां से कहां? नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ये ऊपर टॉर्शन हेड H, इसे हम क्या कहेंगे? ये है टॉर्शन हेड। इसका काम होता है कि अगर थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो जाए तो यहां से घुमा कर इसे वापस अपनी जगह ले आओ। मतलब ये जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप ऊपर एक नॉब से जुड़ी हुई है। अगर मान लो परमानेंट ऐसे रह गई, इसी वजह से कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई, तो आप इस टॉर्शन हेड को घुमा करके वापस उसके अपनी उस पोजीशन में ले आए जिस पोजीशन में बिना करंट के उसको होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये क्या चीज है? फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। फॉस्फर ब्रॉन्ज की क्यों बनाई जाती है इसे हम बाद में देखेंगे। ये क्या है? कॉनकेव मिरर। ये क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर, CORE कोर। वर्ड एक वर्ड और लिख दें हम, सिलिंड्रिकल कोर। ठीक है। ये क्या है? ये जो निकाल रखी है ये सपोर्टिंग हेयर स्प्रिंग। हेयर स्प्रिंग का मतलब बिल्कुल बारीक तार की बनी हुई होती, बाल जैसे बारीक तार की। T1 T2 आपके क्या हो गए? टर्मिनल टू एक्सटर्नल सर्किट। T1 एंड T2 क्या हो गए? टर्मिनल टू एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है जी। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? ठीक है। तो अब कॉइल पर दो टॉर्क लग रहे हैं, मैग्नेटिक टॉर्क ऑन द कॉइल टाउ इक्वल्स NIAB साइन अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से 90 तक एवरेज वैल्यू। ठीक है। किताबों में ऐसा नहीं लिखा हुआ, पता नहीं, बस साइन अल्फा छोड़ रखा है, जबकि ये एवरेज वैल्यू है। ठीक है। और फिर रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइडेड बाय कौन सी? फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप एंड हेयर स्प्रिंग, दोनों मिलकर प्रोवाइड करते हैं। टाउ इक्वल्स के थीटा। के क्या है? के है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, इस पूरे अरेंजमेंट का स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है। इन इक्विलिब्रियम आपने करंट पास करी, मैग्नेटिक टॉर्क लगा, उस मैग्नेटिक टॉर्क ने कॉइल को घुमाया, तो फिर फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप और हेयर स्प्रिंग का रिस्टोरिंग टॉर्क लगा, जहां ये दोनों इक्वल हो गए वहां जाकर के रुक गई। तो इक्विलिब्रियम में क्या बना आपका? आपके लिए बना टॉर्क मैग्नेटिक इज इक्वल टू टॉर्क रिस्टोरिंग। ये रिस्टोरिंग टॉर्क है और ये वाला क्या है? मैग्नेटिक टॉर्क।
तो अब आपके पास बना NIA B साइन अल्फा फ्रॉम 0 to 90 डिग्री इक्वल्स K थीटा। करेक्ट। तो I की वैल्यू कितनी बनी? I की वैल्यू आपकी बन गई K बाय NAB साइन अल्फा फ्रॉम 0 to 90 डिग्री एवरेज इनटू थीटा। अब देखिएगा जरा ध्यान से, K अपने आप में कांस्टेंट है, NAB और ये सब कांस्टेंट है। तो यहां ये पूरी की पूरी जो फिगर है आपकी कौन सी फिगर? आपकी पूरी फिगर K बाय कौन सा? NAB साइन अल्फा फ्रॉम 0 to 90, ये आप में अपने आप में क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और इसका नाम है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, लिखते हैं इसे कैपिटल G से। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या रही? ये पूरा का पूरा कैपिटल G में गया। क्या रहा आपके पास? आपके पास रहा I इक्वल्स G थीटा, हेंस I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा। जितनी ज्यादा करंट है उतना ही ज्यादा घूम जाएगी कॉइल, या इसका रिवर्स, जितनी ज्यादा कॉइल घूम गई उतनी ज्यादा इसमें करंट फ्लो करने गई है। और अब आप इस थीटा को मेजर करके करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं।